हेलो गाइस। तो आज हम जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट हमने कर रहे थे, और फाइनेंस मैनेजमेंट की लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कुछ, है ना। हमने कुछ क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी। और डेफिनेशन पढ़ने के बाद की कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। क्लियर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, हमने वो भी बात करी। हमने कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है कैपिटल बजटिंग, क्या होता है कैपिटल बजटिंग, वो भी डेफिनेशन हमने बात की इसमें। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, हमने वो सारा बात किया था इसके अंदर। क्लियर है, समझ आ गई। अब हम आगे बात करते हैं नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज नेचर स्कोप, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बात करेंगे। बात करते हैं, यहां से इसको काट दो, यहां से शुरू करते हैं। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बात करते हैं क्या लिखता है, पढ़ते। फाइनेंशियल इज द, जो फाइनेंस है वो एसेंशियल एंड इनडिसेपरेबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या कहना चाह रहा है, फाइनेंस जो है वो क्या है, एसेंशियल एक जरूरी, और डिसेपरेबल इनडिसेपरेबल इज डिस्पेंसरेबल, डिस्पेंसरेबल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और अदरवाइज टू सस्टेन themselves फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट प्रॉपर फाइनेंस। और ये तो चीज होती है भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो क्या है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या कोई एनजीओ हो, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो लॉन्ग टर्म तक तभी चल सकती है जब उसके पास प्रॉपर फाइनेंस हो, उसको खर्चा पूरा करने के लिए पैसे हो। Note just that the efficient management of these financial resources is essential to be sustainable and valuable in the long term. तो ये कहना चाह रहा है कि जो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इसकी मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, जो कि किस चीज के लिए, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलप, सस्टेनेबल के लिए और वायबिलिटी बनाने के लिए किसी बिजनेस की, ठीक है ना। तो ये इसीलिए जरूरी है, फाइनेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इनडिस्पेंसरेबल पार्ट है ना। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिंपली द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फंड। एक्सपर्ट्स ने बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक टास्क है। किस चीज का टास्क है, प्रोवाइडिंग फंड needed by business or enterprise on a term that are most favorable in the light of objective। ये कहना चाह रहा है कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कहता है, बड़े ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ना है, कि फाइनेंस मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टास्क है। टास्क किस चीज का, टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स, फंड्स प्रोवाइड करने का टास्क है। क्लियर है, नीडेड बाय दी
नीडेड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस को जरूरत होती है। मतलब ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टास्क फॉर प्रोवाइडिंग फंड विच इज नीडेड बाय द बिजनेस या एंटरप्राइज ऑन दी कंडीशन, उन कंडीशंस पर फंड देना विच आर मोस्ट फेवरेबल टू द ऑब्जेक्टिव, विच आर मोस्ट फेवरेबल, कि भाई जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में जो टर्म है जो सबसे फेवरेबल है, उस टर्म्स के बेसिस पे क्या करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फंड प्रोवाइड करना, ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। दिस अप्रोच दस इज अ कंसर्न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, एंड जो ये अप्रोच है ये किससे जरूरी है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, इट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड, एंड कुड बी widened to include instrument, institution, practice through which fund are raised. It also cover legal accounting relationship between a company and it is source of fund. Financial management is certainly broader than procurement of fund. फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड है, लेकिन ये इससे भी बड़ी टर्म है। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसके अंदर लीगल अकाउंटिंग रिलेशनशिप आती है एक कंपनी की, है ना। तो इसमें काफी कुछ आता है, आगे बात करते हैं, ये बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, नाउ पॉइंट नंबर 3। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमने तो कल भी पढ़ा था, ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। किस चीज की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अंडरटेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहना चाह रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है फाइनेंशियल अंडरटेकिंग। क्या करती है, फाइनेंशियल अंडरटेकिंग in an organization. It also encompass applying management principle to the financial asset of organization. ये जो हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी, बार बार वही डेफिनेशंस बार बार आ रही है। अब वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि क्या है, इट अप्लाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स to the financial asset of organization. It apply management principles. It apply management principles to the financial asset of the organization. To the financial asset of the organization, while also playing a significant part in the physical management. उसके बाद पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर टू द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द फंड प्रोक्यूरमेंट, अलोकेशन। बार बार वही चीजें आ रही हैं, बार बार वही चीजें, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बिल्कुल वही चीजें बार बार आ रही हैं। इट ऑल्सो टू बी नोटेड दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज pervasive and applicable to all form of organization. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। फिलैंथ्रोपिक क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल कह लो, समझ आ गई। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन नटशेल, wherever finance is involved, financial management is a crucial for effective planning, procurement, utilization of fund. Clear है। Point number 6, financial management is related not only to the fundraising but
also encompass wider perspective of managing finance। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिर्फ फंड रेजिंग तक ही रिलेट नहीं करता। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किससे रिलेटेड करता है? फंड को मैनेज करने से रिलेटेड एफिशिएंटली। इन द डेवलप्ड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, raising fund is not a problem. The real problem is to put the capital resource to efficient use through efficient financing। आपके पास पैसा है, पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसे का सही यूज करना जरूरी है। तो वो चीज कौन बताता है? वो चीज बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है भाई किस तरह से हम फंड को एलोकेट करेंगे, किस तरह से फंड को इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। समझ आ गई? ताकि हमें एक अच्छी रिटर्न मिल सके। तो ये सारे क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्ट है, नेचर है, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। हमने कल बात की थी 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। हमने कल क्लास में बात की थी 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और लास्ट डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन के लिए ये डिसीजन, अगर जिसको वैल्यू, जिसको ग्रोथ चाहिए है ना, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरी मीन यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर प्रॉफिट और रिटर्न। इसका मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर, किसके लिए? मनी फॉर प्रॉफिट और रिटर्न, फॉर प्रॉफिट और रिटर्न। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है किस चीज के लिए? वैल्यू क्रिएशन के लिए। क्लियर है? और इन्वेस्टमेंट ऑर्डिनरी मींस यूटिलाइजेशन करना मनी को, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, रिटर्न के लिए। इट कुड बी डन बाय क्रिएटिंग फिजिकल एसेट with the money or carry on business or purchasing shares or debenture of the company। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या आता है? या तो आप क्या करो? क्रिएट करो फिजिकल एसेट, या तो आप कोई एसेट परचेज करो बिजनेस के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट करो किसमें? इन्वेस्टमेंट करो किसमें? किसी शेयर्स या डिबेंचर ऑफ अ कंपनी में। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? या तो आप बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज कर रहे हो, या किसी कंपनी की शेयर्स में, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिससे आपको रिटर्न मिले, तो वो चीजें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आती है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट नेसेसरली इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड देयरफॉर क्वाइट रिस्की। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिस्की होती है। ये जो डिसीजन होता है ये रिस्की होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। Where a firm is a finance manager, within a firm, a finance management decide that in which activity resource of fund need to be channelized. For example, marketing manager may like to have a new showroom, production manager uh, production manager a new lathe machine, and a personal manager may propose for high wages salary for the labor staff.
with the objective of enhancing productivity. Top management may like to foray into new area of business and territory, or propose to launch a new product with the aim of increasing profit and capturing a line share in the industry, will trigger the need for investment, and in a view of this investment decision become significant. मतलब ये कहना चाह रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो पर्सन टू पर्सन वरी करता है ना। ये अनसर्टेन होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, हर कोई सोचता है अपने हिसाब से। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा कि भाई एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो सोचेगा कि एक नया शोरूम ओपन कर दिया जाए, प्रोडक्शन मैनेजर सोचेगा कि एक नई मशीन लिया जाए, एक एचआर सोचेगा कि लोगों की सैलरी को बढ़ा दिया जाए, एक टॉप मैनेजमेंट का बंदा सोचेगा कि एक नया बिजनेस लॉन्च कर दिया जाए। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के। तो बड़े सोच समझ कर बड़े तरीके से ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 to point number 3. It is to be noted that financial management investment decision related to capital budgeting, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसके अंदर कैपिटल बजटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर कौन सी चीज आती है? कैपिटल बजटिंग, कि आपके पास जो पैसा है उस पैसे को आप कैसे और किस तरह से यूज करोगे, कहाँ कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करोगे। इन अदर वर्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कंसर्न विद द क्वेश्चन whether adding to capital asset today will increase the revenue of tomorrow to cover costs. The investment decisions are commitment of money resources at different time in an expectation of economic return in the future. तो ये सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आगे बात करते हैं कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कैटेगरी क्या क्या होती है, बड़े ध्यान से आपको पढ़नी है ये चीजें। नाउ वी हैव द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द मोस्ट कॉमन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर अंडर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कुछ कैटेगरी होती है। पहला, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर सबसे पहला आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपको बड़े अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ओएमआर में आपसे पूछ सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन। इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है अलग अलग तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कैटेगरीज है। अभी इन कैटेगरी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या होता है? होल्डिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। जो हमारे पास स्टॉक होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लो स्टॉक है, रॉ मटेरियल है ना। होल्डिंग स्टॉक मटेरियल इज अनअवॉइडेबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को अच्छे से चलाना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनअवॉइड करना पड़ेगा। होल्डिंग स्टॉक मटेरियल इज अनअवॉइडेबल फॉर दी स्मूथ, कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो अनअवॉइडेबल है। द एक्सपेंडिचर ऑन स्टॉक कम इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई आप ये करो कि आपने क्या कर दिया, मान लो आप बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पर आपको खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल पे जो भी आपको खर्चा करना होता है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट बनाओगे फाइनल, और वो मार्केट में बिकेगा और वही तो पैसा देगा ना आपको। तो इन्वेंट्री को आप होल्ड नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि बाद में ले लेंगे रॉ मटेरियल। अगर आपने रॉ मटेरियल को ही होल्ड कर दिया तो आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, है ना। आप फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, मान लो आप चिप्स बनाने की फैक्ट्री है आपकी, चिप्स आप किससे बना रहे हो, या तो आप बनाना से बना रहे हो, केले से बना रहे हो, या फिर आप पटाटो से बना रहे हो, है ना। अब मान लो क्या हुआ कि भाई अब आप सोच रहे हो कि जब पटाटो या बनाना सस्ता होगा तब हम परचेज करेंगे, बट तब तक के लिए आप अपने बिजनेस को थोड़ी रोक सकते हो। आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बड़े अच्छे से लेना पड़ेगा इस चीज में। अगर आपने रोक दिया तो आपका माल भी बनना बंद हो जाएगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये चीजें इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट की चीजें इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आती है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक, in this case firm make investment decision in order to strengthen its market power, then return on such investment will not be immediate। मतलब इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होता है ये किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट होता है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के अंदर जो एक फर्म होती है वो वेल्थ पे, वो किस पे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती है। वो किस पे फोकस करती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वो फोकस नहीं करती। क्लियर है। वो देखती है कि किस तरह से इस इस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो फर्म है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है जिससे उनकी मार्केट पावर जो है वो मजबूत हो। उसमें वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर फोकस ज्यादा नहीं करते। समझ आ गई, आगे बात करते हैं। 3, इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक और डिसीजन आता है मॉडर्नाइजेशन पर इन्वेस्टमेंट करना। In this case, firm decide to adopt new and better technology in place of old one for the sake of cost reduction. It also known as capital depending deepening process, deepening process. Sorry. इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन जो होता है इसमें ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इसमें एक फर्म जो है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है और पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ती है, जिससे क्या हो, उनकी कॉस्ट में रिडक्शन। कोई मान लो नई नई मशीनें लेके आना, नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लेके आना जिससे उनका काम, उनका टाइम, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा रहे, उनका काम भी ज़्यादा रहे, उनकी सेविंग भी काफ़ी अच्छी हो, और उनका जो टाइम है वो बचे और कॉस्ट भी कम हो। तो उसके लिए वो इस वाली डिसीजन पर फोकस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर इन दिस केस द फर्म डिसाइड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। इस केस के अंदर क्या होता है, जो फर्म होती है वो सोचती है कि एक नया बिजनेस शुरू किया जाए। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, डाइवर्सिफाई इनटू न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच अ न्यू सेट ऑफ मशीन आर टू बी परचेज। Replacement investment. In this category, firm take decision about the replacement of worn out and obsolete assets। मतलब वो एसेट, वो मशीनरीज, वो
चीजें जो खराब हो चुकी हैं उनकी जगह पे नई मशीनें लेके आना, नई एसेट लेके आना, रिप्लेसमेंट करना। एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, इस डिसीजन के अंदर फर्म डिसाइड करती है टू एक्सपेंड द प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड ग्रोथ फर्दर इन द यूनिडायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल वाइंडिंग। तो ये कौन कौन से डिसीजन होते हैं, तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजन, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मॉडर्नाइजेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, न्यू बिजनेस डिसीजन, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। समझ आ गए। और इसके अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, दस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनकम पास वाइड एंड कॉम्प्लेक्स मैटर इन्वॉल्व। मतलब जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं तो इसमें आपको कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा मेजरिंग रिस्क। चौथा मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी। एक्सपेंशन एंड contraction involve business failure and reorganization, buy or hire, lease and asset। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आती है। कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेजरिंग रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट एसेट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व बिजनेस फेलियर एंड रिओर्गेनाइजेशन, बाय ऑन हायर। ये सारा किसके अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं हम फैक्टर डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, देखो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इसमें आता है कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेजरिंग रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट एसेट्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व बिजनेस फेलियर, रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसको आप सीधा ये कह सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेजरिंग रिस्क, रीऑर्गेनाइजेशन, बाय और हायर एसेट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आगे आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट, फैक्टर डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तीन फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। पहला, कैपिटल आउटले कितना होगा, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल आउटले। भाई कितना कैपिटल लगाएंगे, फ्यूचर की अर्निंग कितनी होगी ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट ऑन द टास्क ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड मार्केट फोरकास्टिंग। तो पहला क्या है, जो पहला फैक्टर है कि भाई कैपिटल आउटले कितना होगा, आप कैपिटल कितना लगाओगे और उसमें फ्यूचर पर कितना अर्निंग होगी, है ना। एस्टिमेटेड कैपिटल आउटले, एस्टिमेटेड कैपिटल आउटले एंड फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट।
द proposed प्रोजेक्ट। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई कितनी कैपिटल अवेलेबल है? पहला, भाई एस्टिमेशन कैपिटल कितनी चाहिए, कितनी कैपिटल लगाई जाएगी और फ्यूचर में उस पर अर्निंग कितनी होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, और लास्ट, स्टैंडर्ड बाय विच, ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड बाय विच टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। क्लियर है? और लास्ट क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड on the basis of which क्या होगा, on the basis of which एक प्रोजेक्ट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये 3 फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाईलाइट कर लो, एस्टिमेटेड कॉस्ट आउटले एंड फ्यूचर अर्निंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, availability of capital and consideration of cost of capital, set of standard by which to select project for the implementation and maximizing return। तो ये बात हम करके यहाँ पर चलेंगे। अब हमारे सामने आता है कैपिटल बजटिंग। अब हमारे आगे आता है कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसकी बात करें। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल बजटिंग, इसके बारे में बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग रेफर टू द प्लानिंग प्रोसेस, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, कैपिटल बजटिंग रेफर टू द, हाईलाइट करेंगे, कैपिटल बजटिंग रेफर टू द प्लानिंग प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं वो प्लानिंग प्रोसेस क्या कहलाती है, कैपिटल बजटिंग एक प्लानिंग प्रोसेस होती है, किसके लिए, जिसको यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, दैट वेदर द प्रोजेक्ट आर फ्रूटफुल फॉर बिजनेस एंड विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिटर्न इन द फ्यूचर ईयर। कि क्या एक प्रोजेक्ट जो है एक बिजनेस के लिए वो फ्रूटफुल रहेगा, क्या वो एक रिक्वायर्ड रिटर्न फ्यूचर में कंपनी को पहुंचाएगा, बिजनेस को पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। वो कौन करवाता है, वो किससे पता चलता है, वो कैपिटल बस्टिंग से पता चलता है। क्लियर है? और नोट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, so before doing such expenditure in capital the company need to ensure themselves that spending will bring profit in the business। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एक प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के लिए ह्यूज आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करोगे, लेकिन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से पहले आपको ये डिसीजन भी तो लेना है कि भाई अगर हम जो इन्वेस्टमेंट इतनी करेंगे क्या ये फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये कैसे पता चलता है, ये कैपिटल बजटिंग से पता चलता है। क्लियर है? तो आपको ये लाइन बड़े ध्यान से सुननी है, ये एक प्लानिंग प्रोसेस है जिसको यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, है ना, जिसमें हम ये देखे जाते हैं कि क्या प्रोजेक्ट फ्रूटफुल है बिजनेस के लिए या नहीं, क्या वो हमें रिक्वायर्ड रिटर्न फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा या नहीं, वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है कैपिटल बजटिंग। क्लियर है? अब हमारे सामने आगे की बात करते हैं। अब आगे आते हैं, कैपिटल बजटिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वेयर अ कंपनी प्लान एंड डिटरमाइन लॉन्ग टर्म कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक तरह से इन्वेस्टमेंट कह लो, whose return in the
term of cash flow are expected to be received beyond the year. Investment decision include any of the below. ये कहना चाह रहा है कि भाई ये एक वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है जहां पर कंपनी प्लान करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को. कैपेक्स मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और क्या करती है, डिटरमाइन करती है. और ये भी डिटरमाइन करती है कि फ्यूचर में कितना रिटर्न उस पर मिलेगा. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इंक्लूड द फॉलोइंग. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या क्या आता है बात करते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर एक्सपेंशन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इंक्लूड एनी ऑफ द डिसीजन, चाहे वो बिजनेस की एक्सपेंशन से हो, एक्विजिशन से हो, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू एसेट से हो, न्यू प्रोडक्ट से हो, R&D से हो, मेजर एडवर्टीजमेंट कैंपेन से हो, वेलफेयर इन्वेस्टमेंट से हो. अगर जितने भी ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी लेगी तो उनको लेने से पहले कैपिटल बस्टिंग करेगी. कैपिटल बस्टिंग करेगी. इन सभी चीजों को देखो, ये तो हमने भी पढ़े थे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो ऊपर पढ़े थे हमने, ये वही है. अब जब कर रही है तो इनके लिए कैपिटल बस्टिंग होना बहुत जरूरी है. क्लियर है? बात करते हैं. द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन making remain in understanding whether the project and investment are worth the funding of cash through the capitalization structure of the company, that equity, retain earning or not. The cap मतलब ये वही है कि भाई कैपिटल बस्टिंग के अंदर, इसमें लिख लो, कैपिटल बजटिंग के अंदर हम वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं जिसमें हम एंश्योर कर सके कि कोई प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा. क्लियर है? जिसमें हम एंश्योर कर सके कि कोई प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, वो हमें कौन बताता है? कैपिटल बस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है. तो ये चीजें हमें इसके थ्रू पता चलती है. कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कैपिटल बस्टिंग के? कैपिटल बस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं. हाँ, what are the characteristic of capital busting? It involve high risk, large profit are estimated, long term period between the initial investment and estimated return. मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपको लेने हैं, कैपिटल बस्टिंग को कब यूज किया जाता है? जब हाई रिस्क हो, जब प्रॉफिट ज्यादा हो, और लास्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. इन सभी चीजों के लिए कैपिटल बस्टिंग को दिया जाता है. क्लियर है? अब आगे बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की. हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा, दूसरा डिसीजन हमारे सामने आ रहा है फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन इसको पढ़ते हैं.
Determining the best capital structure or financial decision is next step in the financial management for executing investment decision once taken. जब हम मतलब ये कहना चाह रहा है स्टेप वन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टेप वन होता है. स्टेप टू जो होता है वो फाइनेंशियल डिसीजन होता है. स्टेप टू क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन होता है. क्लियर है? अब फाइनेंशियल डिसीजन क्या है बात करते हैं. Determining the best capital structure or financial decision is the next step in the financial management of executing investment decision once taking. एक बार जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया गया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको फाइनेंशियल स्टेप डिसीजन कहते हैं. A look at the balance sheet of the company show it is source of long term finance. है ना? जो हम बैलेंस शीट को जब हम देखते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को दिखाता है. हाउ मच फंड इट हैज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मतलब अगर हम जब उसको देखते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना कंपनी ने फंड को प्रोक्यूर किया है, यूज किया है, कहां से रेस किया है, इक्विटी शेयर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से. ये सारा हमें बैलेंस शीट बनाती है. और बैलेंस शीट क्या होता है? एक तरह से फाइनेंशियल डिसीजन होता है. फाइनेंशियल डिसीजन आर कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच फंड टू बी प्रोक्यूर फ्रॉम द वेरियस एवेन्यू अवेलेबल. फाइनेंशियल डिसीजन में बताती है अलग अलग सोर्स से. एवेन्यू क्या होते हैं? सोर्सेस. मैं ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग सोर्स से हम किस तरह से फंड को प्रोक्यूर करेंगे, रेस करेंगे. क्लियर है? आगे बात करते हैं. इसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बस्टिंग, लेकिन इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड है. कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम चैप्टर पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद how the firm decide to divide its cash into two broad component. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम डिसाइड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज एसेंशियली कंसर्न्ड विद हाउ द फर्म decide to divide its cash flow into two broad component. A fixed component that is unmarked to meet the obligation toward debt capital and a residual component that belong to equity share capital. मतलब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में. जो डिसीजन लिया जाता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि जो कैश फ्लो को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाता है. एक होता है फिक्स कैश फ्लो, फिक्स कंपोनेंट. एक होता है वेरिएबल कंपोनेंट. फिक्स कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट. अब फिक्स कंपोनेंट में क्या आता है? डेट कैपिटल, और वेरिएबल कंपोनेंट में आता है इक्विटी शेयर्स. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द अमाउंट ऑफ डेट और इक्विटी एम्प्लॉयड बाय द फर्म टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड फाइनेंस इट्स एसेट्स. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना डेट, कितना इक्विटी एक फर्म ने अपने फंड्स की ऑब्लिगेशंस को, अपनी एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज किया हुआ है. क्लियर है? अ फर्म इज कैपिटल स्ट्रक्चर इज टिपिकली एक्सप्रेस डेट टू इक्विटी और डेट टू कैपिटल रेशियो. क्लियर है? तो फंड का मतलब होता है बोरोड फंड, ऑन फंड और बोरोड फंड. फंड का मतलब यहाँ पे ओन फंड या बोरोड फंड से होके यहाँ पर चलता है.
ओन फंड का मतलब क्या होता है, जब कंपनी ने, किसी फर्म ने इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, रिजर्व सरप्लस से पैसा लिया है, तो वो उसके क्या होते हैं, ओन फंड होते हैं। क्लियर है, ये क्या होते हैं, ओन फंड होते हैं। और बोरोड फंड क्या होते हैं, लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे क्या होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट बोरोड फंड। इन शॉर्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो किसका मिक्सचर है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर इज optimal when the proportion of debt and equity maximize the value of equity share of the company। मतलब ये उसके बारे में बात करता है, समझ आ गई। अब आता है, in business organization financial decision today has become fully integrated with top management policy formulation via capital busting। अब जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, वो कैपिटल बस्टिंग के थ्रू, लॉन्ग रेंज प्लानिंग के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टर यूज ऑफ फंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजरेबल स्टैंडर्ड, ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन इज कंसर्न्ड विद more and more with the question how cost of fund be measured, proposal of capital using project to be evaluated। मतलब ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर क्या क्या आता है, बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन का पहला पॉइंट है हाउ कॉस्ट ऑफ फंड, हाउ कॉस्ट ऑफ फंड बी मेजर्ड, हाउ कॉस्ट ऑफ फंड बी मेजर्ड। दूसरा, how far the financial policy influence, फाइनेंशियल डिसीजन क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आते हैं, पहला हाउ कॉस्ट ऑफ द फंड बी मेजर, हाउ कॉस्ट ऑफ द फंड भी क्या होते हैं, मेजर होते हैं। हाउ कॉस्ट ऑफ द फंड बी मेजर। दूसरा, हाउ फार द फाइनेंशियल पॉलिसी इन्फ्लुएंस। और तीसरा, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। हाउ द कॉस्ट ऑफ फंड बी मेजर, हाउ द कॉस्ट ऑफ फंड बी मेजर। दूसरा, हाउ फार द फाइनेंशियल पॉलिसी इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और तीसरा, शुड कॉर्पोरेट फंड बी कमिटेड और विदहेल्ड फ्रॉम द सर्टेन पर्पस एंड हाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट टू बी मेजर्ड। हाउ द एक्सपेक्टेड तो ये सारे का सारा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है। क्लियर है, तो अभी इसमें आप यही पढ़ो, फाइनेंशियल डिसीजन, ये कुछ नहीं है, इसको काट दो। तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया है और फाइनेंशियल डिसीजन किया है।
तो 2 डिसीजन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे और इसको